देखो इसके पहले वाले वीडियो में सरफेस टेंशन है ऐसा प्रूफ करने के लिए कुछ एग्जांपल्स बताए थे, जैसे स्मॉल इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को स्ट्रेच करके रख रहे हैं वहां पे। फ्री लिक्विड सरफेस इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो वो इंसेक्ट का वेट बैलेंस कर सकते हैं, फिर मैंने बताया नीडल का भी वेट बैलेंस कर सकते हैं, और भी एग्जांपल बताए थे। उसके बाद हमने सरफेस टेंशन का एक्सप्लेनेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। वहां पे भी ये प्रूफ किया था हमने कि द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन द फ्री लिक्विड सरफेस, जो फ्री लिक्विड सरफेस में है यानी व्हिच इज इन कांटेक्ट विद एयर, आर अंडर टेंशन। ठीक है, तो देखो अब हम डेफिनेशन लेंगे। अभी तक डेफिनेशन नहीं लिया सरफेस टेंशन की, अब लेंगे डेफिनेशन ले रहे सरफेस टेंशन। सपोज ये कंटेनर है और ये लिक्विड रेड कलर से बना लेते हैं। ये लिक्विड है, पूरा लिक्विड है इसे। तो ये जो है ये एयर के साथ कांटेक्ट में है, तो इसको हम बोलेंगे फ्री लिक्विड सरफेस। इट इज फ्री लिक्विड सरफेस विच इज इन कांटेक्ट विद एयर। ये एयर के साथ कांटेक्ट में है। इधर वाली साइड एयर के कांटेक्ट में नहीं है, इधर वाली लिक्विड की साइड कांटेक्ट में एयर के नहीं है, इधर वाली भी नहीं है। सिर्फ ये एक लेयर है जो किसके साथ कांटेक्ट में है, एयर के। इसको हम बोलेंगे फ्री लिक्विड सरफेस। मॉलिक्यूलर थ्योरी से प्रूफ किया था कि ये जो फ्री लिक्विड सरफेस है उस थिकनेस, ये जो थिकनेस है सरफेस फिल्म, उस थिकनेस इज 10⁻⁹ मीटर। उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है दे आर एक्टेड अपॉन बाय नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब वो सब काय में थे, टेंशन में। तो अब डेफिनेशन लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसका टॉप व्यू देखेंगे, समझो ऐसा। ये मॉलिक्यूल्स की एक लाइन बना लेते हैं, टॉप व्यू है ना, ठीक है। तो अब इस मॉलिक्यूल पे एक फोर्स डाउनवर्ड है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। ये ऐसे फोर्स है हर मॉलिक्यूल पे। तो वो मॉलिक्यूल को नीचे नहीं जाने दे रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में बताया मैंने, कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा, बट इसके आजू बाजू वाले जो मॉलिक्यूल है उनको वहीं पे होल्ड करके रखेंगे। तो एक इधर खींच रहा, एक इधर खींच रहा, और कुछ मॉलिक्यूल नीचे खींच रहे। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स ने होल्ड करके रखा है, उस मॉलिक्यूल को नीचे नहीं जाने दे रहे। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो टेंशन में है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक लाइन बना लेंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स पे स्मॉल इंसेक्ट चल सकता, या प्रॉपर्ली एक नीडल यहाँ पे आप लोग रख देंगे तो वो प्रॉपर्ली उसमें बैलेंस हो जाएंगे। तो हम एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की, जिसपे दोनों तरफ से क्या एक्ट हो रहा, फोर्स। और वो फोर्स कैसा है, नॉर्मल 90 डिग्री पे उस लाइन पे। ठीक है, तो अब सरफेस टेंशन की डेफिनेशन सुनना। तो हमने मॉलिक्यूल्स की लाइन कंसीडर कर लिए, डॉट 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 मिला के दिस इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर की, और उसपे क्या एक्ट हो रहा, दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। मैंने बताया था, शायद आप लोगों ने करके देखा होगा, एक मैच स्टिक दूसरी मैच स्टिक। अभी इस पे दोनों तरफ से फोर्स सेम, और इस पे भी दोनों तरफ से फोर्स सेम। तो ये मैच स्टिक अभी मूव होने वाले नहीं है। तो ये मैच स्टिक अभी मूव नहीं होंगे। आप डिटर्जेंट सॉल्यूशन में या सोप पे अपनी फिंगर रब करो, गीली करके, वेट करके, और उस पे रब करो, और वो फिंगर यहां टच करो। तो जैसे ही आप यहां टच करेंगे, ये फोर्स जितने हैं उतने नहीं रहेंगे, उससे कम हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। फोर्स डिक्रीज हो गया इधर का, पहले तो बैलेंस था जैसे हमने यहां बनाया, अभी बैलेंस खत्म हो गया, इधर कम हो गया, इधर ज्यादा हो गया। तो ये जो दो मैचस्टिक्स है दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहां पे बताया पहले इक्वल थे, जैसे यहां है। फिर जब आपने यहां डिटर्जेंट डाला फिंगर से, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन कम हो गया, यानी फोर्स कम हो गया। फोर्स कम हो गया तो ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, क्योंकि इधर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो देखो ये ठीक है ना। तो वही डायग्राम, एक इमेजिनरी नीडल या इमेजिनरी मैच स्टिक इमेजिन कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स की लाइन पे। देखो, सो सरफेस टेंशन डिनोट करेंगे T से। इट इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द लेंथ
ठीक है, एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन। वहां पे इमेजिनरी लाइन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, वहां पे कुछ भी हो सकता है। अभी तो मॉलिक्यूल की लाइन है, वहां आप निडल रख सकते हैं या उस पे इंसेक्ट चल सकता, तो हम एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर रहे हैं जिसपे दोनों तरफ से वो फोर्स एक्ट हो रहा परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो गया। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज, ये याद रखना, ये नॉर्मल फोर्स है या परपेंडिकुलर फोर्स। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज कंसीडर्ड ऑन द, कहां कंसीडर कर रहे हैं वो इमेजिनरी लाइन? फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो देखो फिर से सरफेस टेंशन P से डिनोट करेंगे। इट इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, पर लेंथ किसकी है? ऑन एन इमेजिनरी लाइन। कहां कंसीडर किया है? यहां पे कंसीडर किया है। तो ये टॉप व्यू दिखा रहा है ऊपर से, तो ऐसा गोल दिख रहा है, तो ये फ्री लिक्विड सरफेस के लिए लिया है हमने। ध्यान रखो, फिर से देखो, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ on an imaginary line which is considered on the free surface of the liquid, which is considered on the free surface of the liquid। देखो, तो ये दोनों तरफ से स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेंगे, स्मॉल इंसेक्ट इस पे चल सकते हैं। So surface tension is defined as, फिर से एक बार सुनना, P equals to F upon L, वही वर्ड्स पे बोलना है। Surface tension is defined as normal force, देखो डायग्राम में लिखा है ये, acting per unit length, per upon में, per unit length on an imaginary line which is considered on the free liquid surface। क्योंकि सरफेस टेंशन से फ्री लिक्विड सरफेस में रहेगा, जो किसके साथ कांटेक्ट में? एयर के, तो वो लिखना जरूरी है। फिर से एक बार लास्ट बार सुन लो, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज, टी से डिनोट करेंगे, इट इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ on an imaginary line which is considered on the free liquid surface। ठीक है ना, यूनिट तो हम बना ही सकते हैं आपसे, फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर, या सीजीएस देखेंगे तो टाइम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये एसआई यूनिट और ये सीजीएस यूनिट। डायमेंशंस लिख लेते हैं पहले, चाहे तो आप फोर्स के डायमेंशन लिखो, क्या आएंगे? m1 l1 p -2, ये फोर्स के डायमेंशन अपॉन लेंथ l रेज़ टू ऊपर हो जाएगा -1, ये हो जाएगा। तो डायमेंशंस आपको निकालते आते हैं, तो भी बता दिए पहले, फोर्स के डायमेंशन अपॉन में लेंथ, यानी l रेज़ टू 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा l रेज़ टू 0। तो ये देखो, ये सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे भी वही बोला है कि उन मॉलिक्यूल्स की लाइन पे एक फोर्स एक्ट होगा जो स्ट्रेच करके रखेगा उनको, तो स्मॉल इंसेक्ट उस पे चल पाएंगे। जैसे हम रस्सी स्ट्रेच करके रख रहे हैं, इंसान चल रहा था, वैसे ही यहाँ पे है कि मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेच करके रखा है दोनों तरफ से, so they can balance the weight of a needle or they can balance the weight of the insect। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये इतना ज्यादा टेंशन नहीं है कि हमारा वेट बैलेंस कर सके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। देख लो इतना, देखो आगे चलते फिर। ठीक है, ये हो गया सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन, और याद रखना इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये लिख लेना नोट्स में। कहीं कहीं पे इसको टेंसर क्वांटिटी भी लिखा है, पर हम अभी फिलहाल उसको स्केलर क्वांटिटी ही बोलेंगे। ये देखो, ठीक है, तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन एक बार फिर से बता देता है, याद रखना, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, दोनों तरफ से नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन, जो हमने कहां कंसीडर किया है, व्हिच इज कंसीडर्ड ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये लिखना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ फ्री लिक्विड सरफेस पे ही है सरफेस टेंशन। Surface tension is defined as normal force acting per unit length on an imaginary line which is considered on the free liquid surface। ठीक है, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन ले रहे और फिर बाद में इसका और सेकेंड डेफिनेशन का रिलेशन भी निकालेंगे। ध्यान रखना,
अब हम डेफिनेशन ले रहे हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है, अब डेफिनेशन ले रहे हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है ना, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। सपोज दिस इज द कंटेनर। ठीक है, ये हमारा फ्री लिक्विड सरफेस, और ये जो थिकनेस हम बना रहे हैं इसको हमने नाम दिया था सरफेस फिल्म। इसको हमने बोला था सरफेस फिल्म, जिसकी थिकनेस है 10⁻⁹ मीटर, यानी कितनी, मॉलिक्यूलर रेंज जितनी। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल है समझो, हमने कल बताया था, उसका ऐसे आएगा एग्जैक्ट। अब इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है उनका थोड़ा सा स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस कहाँ जाएगा, एयर में। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कौन से इसमें एक्ट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस फिल्म में, सरफेस फिल्म बोलो, जिसकी थिकनेस है 10⁻⁹ मीटर, जितने भी मॉलिक्यूल्स है दे आर एक्टेड अपॉन बाय अ नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इम्पैक्ट सिर्फ इतनी लेयर में, ये यहां पे अगर मॉलिक्यूल है तो उसका पूरा स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस लिक्विड के अंदर ही है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स हम लोगों ने क्या लिखा था, 0। तो जब तक वो मॉलिक्यूल यहां तक नहीं पहुंचता, ये यहां पे है, ठीक है, अब समझो यहां पहुंच गया, तो अभी भी उसका एयर में नहीं गया है। जैसे ही वो इस सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल एंटर करेगा, उसका थोड़ा सा स्फीयर, अच्छा डॉट मतलब मॉलिक्यूल, और ये जो सर्कल बना रहे हैं वो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मॉलिक्यूल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मॉलिक्यूल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। जब तक वो मॉलिक्यूल यहां है, उस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा, 0। जैसे आप उसको इस फिल्म में लेके जाएंगे, नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा कौन सा, कोहेसिव, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये इसके पहले वाले वीडियो में समझाया, एक बार देख लो, फिर उसके बाद हम लोग सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं। इतना देख लो एक बार पहले। ठीक है, आगे चल रहे हैं। देखो, अब सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन सुनो। एक मॉलिक्यूल हमको अंदर से सरफेस तक लाना है, यानी यहां से लेके, समझो यही मॉलिक्यूल है, यहां से लेके हमको यहां तक लाना है। इस मॉलिक्यूल को यहां से लेके सरफेस तक लाके रखना है। तो जब आप यहां से यहां तक मूव करेंगे तो फोर्स कितना है, 0। तो ये हटा देते हैं, समझना क्या बोल रहा हूं। हमको सरफेस एरिया बढ़ाना है, ठीक है, इस सरफेस का एरिया बढ़ाना है, मतलब और मॉलिक्यूल्स लाने पड़ेंगे अंदर से। वो सरफेस एरिया कैसे बढ़ाना वो बाद में देखते हैं, ठीक है। अब देखो, पर मॉलिक्यूल ज्यादा लाने पड़ेंगे वहां पे, तो ये मॉलिक्यूल जो अंदर है हम उसको सरफेस तक लेके जाएंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो मॉलिक्यूल यहां से लेके जब हम यहां तक लेके आएंगे तो हमको वर्क कितना करना पड़ेगा वो देखो, क्यों 0, क्योंकि उस मॉलिक्यूल पे नेट रिजल्टेंट फोर्स भी कितना है, 0। तो वर्क डन आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन 0, क्योंकि फोर्स 0 है। समझ में आ रहा। अब दूसरा देखो, जब आप उसको यहां से यहां तक लेके जाएंगे इसमें, तब वर्क डन 0 नहीं रहेगा, क्योंकि उस मॉलिक्यूल पे नेक्स्ट रिजल्टेंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे देखो, अगर ये पेन ग्राउंड पे पड़ा है, मैं इसको लिफ्ट करके एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके गया, तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मैं मॉलिक्यूल को यहां से यहां तक लेके आऊंगा सरफेस फील्ड के अंदर, ये ऐसे यहां से यहां तक, तब हमको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स। That work done is stored in that molecule in the form of potential energy, and that potential energy is called surface energy. समझ में आ रहा। तो देखो, मॉलिक्यूल को यहां से यहां तक जब लाएंगे
तो वर्क डन रहेगा जीरो, क्योंकि वहां तक फोर्स उस पे जो एक्ट हो रहा वो रहेगा जीरो, तो वर्क डन इज आल्सो जीरो। जब मैं मॉलिक्यूल यहां से यहां तक लाऊंगा, सरफेस फील्ड के अंदर मूव करेंगे, हम जा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में और कोहेसिव फोर्स उसको खींच रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा? जैसे हम पेन को लिफ्ट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी उसको पुल कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमको वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क डन इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे भी वैसे ही होगा, मॉलिक्यूल यहां से मूव कर रहे हैं वेल इनसाइड द लिक्विड हम लोग और यहां तक लाए, कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही आप सरफेस फील्ड में एंटर करेंगे सरफेस तक जाने के लिए, तो आपको वर्क करना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन दैट मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इसमें पोटेंशियल एनर्जी है पेन में, जैसे रिलीज करेंगे वो नीचे चला जाएगा वापस, तो हमको वर्क करना पड़ा उसको एक हाइट तक लाने के लिए। तो यहां पे भी उसको सरफेस तक लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड in that molecule in the form of potential energy and that potential energy is called surface energy। ये देख लो एक बार फिर आगे लिखते हैं। ठीक है, फिर से सुनो। अब हम लिख रहे हैं सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन। When we move a molecule from well inside the liquid to the surface, we have to perform work। वर्क सिर्फ यहां करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो हम मेंशन करेंगे वहां पे। We have to perform work in moving that molecule इन द सरफेस फील्ड। सरफेस फील्ड में ही वर्क करना पड़ेगा, बाकी इसमें वर्क करने की जरूरत नहीं है। वर्क डन कितना रहेगा, जीरो। किसी ने पूछा क्यों जीरो, क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्स भी उस मॉलिक्यूल पे जीरो है। जैसे ही हम सरफेस फील्ड में एंटर करेंगे, नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा कोहेसिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमको उसके अगेंस्ट वर्क करना है। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन दैट मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। फिर से सुनना। When we bring a molecule from well inside the liquid to the surface, inside the liquid to the surface लाना है, we have to perform work on that molecule in the surface film। सिर्फ surface film में वर्क करना पड़ेगा। in the surface film जो मैंने समझाया वो इंग्लिश में खाली लिखना है। When we move a molecule from well inside the liquid to the surface, we have to perform work in the surface film। सिर्फ surface film में किसके against the cohesive force। that work done is stored in that molecule in the form of potential energy। that potential energy is called surface energy। ठीक है, अब मैं बोलूं इस मॉलिक्यूल के पास अगर कुछ एनर्जी है तो डेफिनेटली इस मॉलिक्यूल के पास उससे ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि हमने जो वर्क किया है वो भी एनर्जी उसमें प्लस हुई है। ठीक है, तो याद रखो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है दे पोजेस एक्स्ट्रा एनर्जी एज कंपेयर्ड टू द मॉलिक्यूल व्हिच आर वेल इनसाइड द लिक्विड। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन ही लिखना। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया 2 मार्क के लिए कि एक्सप्लेन व्हाई द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड वेल इनसाइड द लिक्विड हैज लेस एनर्जी एज कंपेयर्ड टू मॉलिक्यूल व्हिच इज ऑन द सरफेस। मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस पे ज्यादा एनर्जी है और इस मॉलिक्यूल के पास कम एनर्जी है, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता why the molecule well inside the liquid has less energy as compared to molecule which is on the surface। इसके पास कम एनर्जी है या हम बोल सकते हैं इसके पास ज्यादा एनर्जी है। दोनों में से कुछ भी आया तो करेक्ट है। देखो फिर से लिखना क्या है सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन। when we move a molecule from well inside the liquid to the surface, we have to perform work in the surface film, सिर्फ surface film में, against the cohesive force। that work done is stored in that molecule in the form of potential energy। extra energy मिली, that energy is called surface energy। thus we can say that the molecule at the surface possess more energy as compared to the molecule which is well inside the liquid। तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर्ड टू मॉलिक्यूल व्हिच इज वेल इनसाइड द लिक्विड। अब ये एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट
तो पता है जूल, और डायमेंशन भी हम लोग पता है m1 l2 p-2, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो भी लिख सकते हैं। इतना देख लो। तो याद रखो ये सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन याद रखो। और याद रखो देखो, अगर इस ऑब्जेक्ट को कोई सपोर्ट नहीं दूं और मैं यहां से रिलीज कर दूं तो वो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा और ग्राउंड पे उसको पोटेंशियल एनर्जी रहेगी मिनिमम। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो इट विल ट्राई टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहां मिनिमम कौन सी एनर्जी? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी मिनिमम तभी रहेगी जब सरफेस एरिया क्या रहेगा? मिनिमम। तो ये एक और पॉइंट याद रखो, इसको बेटा फ्री लिक्विड सरफेस जो भी रहेगा इट विल ट्राई टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट यही कोशिश करेगा, जैसे आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करो और छोड़ दो तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, मींस इट विल ट्राई टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कोशिश करेगा कि उसके पास जो एनर्जी है पोटेंशियल, इट शुड बी मिनिमम। तो ये जो फ्री लिक्विड सरफेस है इट विल आल्सो ट्राई टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या मिनिमम सरफेस एनर्जी। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब सरफेस एरिया मिनिमम, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल यहां बढ़ाते जाएंगे सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये समझो टैप है, ठीक है। यहां पे एक ड्रॉप लटका हुआ है तो वो ड्रॉप ऐसे शेप का दिखेगा आपको, ये ऐसे, ठीक है। टैप में अटका हुआ है, जैसे वो वहां से गिरेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एग्जैक्टली कौन से शेप में आ जाएगा? स्फेरिकल शेप में। याद रखना, जब हम ड्राइंग में बारिश बनाते ना तो बारिश हम लोग ऐसे ड्रॉप्स निकालते बारिश के, यानी ओवल शेप टाइप में, बट ऐसा नहीं रहता। जो लिक्विड सरफेस किसी सॉलिड के कांटेक्ट में नहीं है इसको फ्री लिक्विड ड्रॉप बोलेंगे हम लोग, फ्री लिक्विड ड्रॉप। जो कोई भी साइड से किसी सॉलिड के कांटेक्ट में नहीं है, सब तरफ किसके कांटेक्ट में है? एयर के, ठीक है। ये वाटर का है, समझो लिक्विड की जगह वाटर भी लिख सकते हैं। तो फ्री लिक्विड ड्रॉप है जो एयर के कांटेक्ट में है, जैसे बारिश की बूंद देखेंगे तो एग्जैक्टली स्फेरिकल रहनी चाहिए। तो आप ड्राइंग में कभी बनाए तो ऐसा ड्रॉप बनाने की जगह सर एकदम एग्जैक्ट स्फेरिकल ड्रॉप बनाना। क्यों स्फेरिकल ड्रॉप ही रहेगा? उसके पीछे रीजन यही है, देखो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए यानी सरफेस एनर्जी मिनिमम, यानी सरफेस होना चाहिए मिनिमम। सरफेस बोलने से अच्छा बोलेंगे सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम। तो अगर आप सेम वॉल्यूम मतलब उतना ही पानी, सेम वॉल्यूम का स्फीयर ले, सेम वॉल्यूम का क्यूबॉइड ले, ये ऐसा समझ में आया ना? सॉलिड बना देते इसको, इसमें भी पानी है, समझो सेम वॉल्यूम का क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड वाला ही बनाइए, ये क्यूबॉइड। या सेम वॉल्यूम का सिलेंडर लो या सेम वॉल्यूम का कोन लो, अलग अलग शेप ले लो, यानी इस ड्रॉप को आप ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, सरफेस एरिया मिनिमम किसका है? स्फीयर का। इसीलिए फ्री लिक्विड ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल शेप में रहता। देखो फिर से सुनना, जो लिक्विड ड्रॉप इसके कांटेक्ट में है वो तो ओवल शेप का रहेगा क्योंकि वेट की वजह से नीचे आ गया, पर यहां से अभी छूटने का है तो ये ओवल शेप का है ऐसा। पर जैसे ही वो यहां से निकल गया वो परफेक्टली स्फेरिकल शेप में रहेगा जब वो हवा में है। क्यों ऐसा? फिर से सुनना, कोई भी ऑब्जेक्ट या यहाँ पे मॉलिक्यूल है जो भी रहेगा इट विल ट्राई टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब सरफेस एनर्जी मिनिमम। सरफेस एनर्जी मिनिमम मतलब एरिया मिनिमम होना चाहिए। एरिया मिनिमम। अब हम ड्रॉप हवा में है समझो, तो एक उसका शेप कंसीडर कर रहे स्फेरिकल स्फीयर, और एक समझो क्यूबॉइड ले रहे, एक सिलेंडर ले रहे, एक कोन ले रहे, सबका वॉल्यूम सेम मतलब लिक्विड उतना ही है। पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्री के हिसाब से तो सरफेस एरिया सबसे कम स्फीयर का है। इसीलिए फ्री लिक्विड सरफेस जो ड्रॉप है, ड्रॉप फ्री लिक्विड ड्रॉप जो एयर में है पूरी तरह,
वो डेफिनेटली एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप में ही रहेगा। तो ये याद रखो, ये एक और एग्जांपल है सरफेस टेंशन का कि फ्री लिक्विड ड्रॉप, जो भी फ्री लिक्विड ड्रॉप है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप में ही रहेगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। फ्री लिक्विड सरफेस कोई भी रहेगा, इट विल ट्राई टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सब शेप में कोई भी अलग अलग शेप लो, इसका सरफेस एरिया मिनिमम है। तो कोई भी फ्री लिक्विड ड्रॉप है जिसका सरफेस सब तरफ से फ्री है, देखो एयर के कांटेक्ट में है, तो डेफिनेटली वो स्फेरिकल शेप में ही रहेगा, क्योंकि उसका ही सरफेस एरिया सबसे कम है। सरफेस एरिया सबसे कम मतलब पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम। पुराने जमाने में इसका यूज भी होता था, आज भी करते हैं हम लोग। देखो पुराने जमाने में वो बंदूक में क्या करते थे, बारूद डालते थे, जैसे तोप में तो पहले बारूद डालेंगे, उसके ऊपर मेटल का एक बॉल डालते थे, बारूद में आग लगाएंगे तो मेटल का वो बॉल निकलता था। तो गोली कैसे बनाते थे, देखो एक हाइट पे जाके खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे वो इंसान खड़ा है, यहाँ पे उसके हाथ में एक कंटेनर है जिसमें मोल्टन लीड है। क्या है? लीड। लीड मेटल पता है ना आप लोगों को? वो ड्रॉप जैसे यहां से निकलेगा एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। अभी मैंने बताया कि जो भी लिक्विड ड्रॉप, फ्री लिक्विड ड्रॉप है सब तरफ एयर के कांटेक्ट में, वो सरफेस एरिया मिनिमम लाने के लिए कौन से शेप में आ जाएगा? स्फेरिकल। और यहां से यहां तक वो आएगा, हाइट से ठंडा होते जाएगा और नीचे पानी रखेंगे तो उसमें जाके वो एग्जैक्ट ठंडा हो जाएगा कंप्लीटली और उसका स्फेरिकल शेप वैसे ही रहेगा। तो हाथ से गोल 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 बैठ के स्फीयर नहीं बनाते थे, तो वो छर्रे बोलेंगे हम लोग, बंदूक के छर्रे बोलो, या बंदूक के जो बॉल्स बनाते थे, लीड बॉल्स, पुराने जमाने की बंदूक में लीड बॉल्स यूज करते थे, उसमें बारूद डालते थे, बारूद से एक प्रेशर डिफरेंस अंदर तैयार होता था, उससे वो शेल फायर होता था। तो शेल तो बनाने तो पड़ेंगे ना, तो यहाँ पे कंटेनर में मोल्टन लीड रखते थे हाइट पे, वहां से जैसे ही ड्रॉप गिरता था एक पर्टिकुलर साइज का तो परफेक्टली स्फेरिकल शेप में आ जाता, यहाँ तक आते आते वो थोड़ा ठंडा हो गया, अब उसका शेप फिक्स हो गया, पानी में गिरेगा कंप्लीटली ठंडा हो जाएगा, अब वो स्फेरिकल शेप अपने आप बन गया, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे वो लीड बॉल बनाते थे। आजकल जनरली वो आइसक्रीम को जल्दी फ्रीज करने के लिए, उसके स्फीयर्स बनाने के लिए, गोले बनाने के लिए कौन सा वो लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, तो उसमें एक कप में छेद करते और उसमें मोल्टन आइसक्रीम डालते और उसके ड्रॉप लिक्विड नाइट्रोजन में डालते, तो स्फीयर बनते जाते उसमें गोल 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 गोल, क्योंकि जैसे ही हवा कप में से वो आइसक्रीम निकलेंगी पिघली हुई स्फेरिकल शेप में रहेंगी, लिक्विड नाइट्रोजन में जाएंगी, उसका शेप वैसे ही रह जाएगा। तो आजकल वो यूज करते हैं फूड इसमें, आइसक्रीम की वो बॉल्स बनाने के काम है, एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप मिल जाएगा। तो याद रखना कोई भी फ्री लिक्विड सरफेस, अब ये याद रखो फिल इन द ब्लैंक के लिए, every free liquid surface will try to acquire minimum surface area। मिनिमम सरफेस एरिया क्यों? क्योंकि तब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी? मिनिमम। तो हर ऑब्जेक्ट की यही कोशिश रहती है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम। तो इसीलिए फ्री लिक्विड ड्रॉप जो है वो हमेशा कौन से शेप में रहेगा? स्फेरिकल शेप में। तो ये देखो एक बार मिटाते हैं इसको। लीड बॉल्स जो बनाते थे बंदूक के लिए वो ऐसे ही बनाते थे जैसे मैंने बताया, कप में एक छेद करते थे, उसमें मोल्टन लीड रहता था, छेद में से ड्रॉप नीचे गिरा कि हवा में वो एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप में आ जाता। हाइट पे रहने की वजह से जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा हवा में वो ठंडा हो जाएगा, शेप थोड़ा फिक्स हो जाएगा, फिर पानी में जाके ठंडा स्फेरिकल बॉल आप लोगों को मिल जाएगा, हाथ से बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे ही वो लीड बॉल्स बनाते थे पहले, अब नहीं है, अब वो बंदूक नहीं चलेगी। ये देख लो, फिर आगे चलते हैं। सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन और जो कॉन्सेप्ट बताया अभी वो याद रखना। देखो अब जो एक्सपेरिमेंट बता रहा वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, ना नोट्स में है, आइडिया भी नहीं, सिर्फ समझने के लिए बता रहा। बचपन में आप लोगों ने किया होगा, ऐसी रिंग लो और उसको एक हैंडल बना लो। अब इतनी बड़ी रिंग नहीं है, छोटी इतनी, ठीक है, उसको सोप सोल्यूशन में डालो और बाहर निकाल लो, तो यहाँ एक सोप फिल्म बन जाएगी। फूंक मार के, हो सकता आपने कभी बबल बनाया हो, या नहाते समय ऐसा करना, हाथ में सोप रब करना अच्छे से और ऐसे करके उसको ऐसे बना लेना, तो यहाँ एक सोप फिल्म बन जाएगी। और वो सोप फिल्म आपको इधर से भी दिखेंगी और इधर से भी दिखेंगी, दोनों तरफ से दिखेंगी। तो रिंग, अब ये ऐसे हाथ से लेने की जगह हम लोग रिंग ले रहे, तो रिंग सोप सोल्यूशन में डुबा, उसको बाहर निकालो, फूंक मारेंगे तो आपने बबल्स बनाए होंगे वैसे,
तब उसको बबल बनाने के लिए यूज नहीं करना है। देखो क्या करना है, इसमें एक धागा बांध लेंगे बीच में, डायमीटर से थोड़ा सा बड़ा, ये ऐसा थोड़ा जिगजैग रहेगा, डायमीटर जितना खींच के नहीं बांधना है, डायमीटर से थोड़ा सा बड़ा धागा लिए। अब हम इसको सोप सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो यहाँ पूरी सोप फिल्म बन जाएगी पूरे इसमें। तो उसको शेड करना तो चाहिए, पर मेरे मैं फोर्स नहीं दिखा पाऊंगा, तो एक बार शेड कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सरफेस बन गया। कौन सा सरफेस? फ्री लिक्विड सरफेस सोप सॉल्यूशन का। अब आपने देखा होगा, ये आपने डेफिनेटली बचपन में किया ही होगा, तो हमने ये रिंग लिया, सोप सॉल्यूशन में डाला, बाहर निकाला, तो यहाँ एक सोप फिल्म बन गई। फूंक मारेंगे तो उसका एक सोप बबल बन जाएगा। ठीक है, तो इधर से देखेंगे तो भी सोप फिल्म दिखेंगी, इधर से देखेंगे तो भी, दोनों तरफ से सोप फिल्म है। अब इसमें हमने जो धागा बांधा है वो उसमें फ्रीली फ्लोट होगा। क्यों फ्रीली फ्लोट होगा? क्योंकि अब ये शेड हटा रहे पर इधर फोर्स है, 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 इधर फोर्स है। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन याद करो, तो ये इमेजिनरी लाइन कंसीडर करो जिसपे दोनों तरफ से कैसा फोर्स एक्ट हो रहा है, नॉर्मल, इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स 0। ठीक है, इसलिए वो फ्रीली फ्लोट हो रही। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन आ गई, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज कंसीडर्ड ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अब इसको नाम दे देते, समझो ए, बी, सी और डी। एक तरफ की सोप फिल्म को हम फोड़ देंगे, धागा आ गया ना, तो इधर और इधर दो लेयर है, तो एक तरफ की फिल्म को हम लोग फोड़ देंगे, यानी इधर का फोर्स गया, तो वो शेप कैसा आएगा देखो। तो ये जो फोर्स बचे हैं वो धागे को अपनी तरफ खींच लेंगे, यानी एबीसी की तरफ खींच लेंगे, यानी वो शेप ऐसा बन जाएगा, टाइट हो जाएगा ऐसा। और इधर हमारा शेड कर देता, सोप सॉल्यूशन इतना बचा है, इधर नहीं, ये सोप सॉल्यूशन ना, तो ये जो बचे हुए फोर्स है उसने इधर खींच लिया, बचे हुए फोर्स ने इधर पुल कर दिया। तो पहले एरिया ज्यादा था, देखो जैसे ही हमने इधर का फोर्स दिया, हमने एक तरफ का फोर्स हटा दिया, तो ये फोर्स ने उसको अपनी तरफ खींचा। इट इज ट्राइंग टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, यहाँ ज्यादा था, यहाँ सरफेस एरिया कम हो गया। तो ये भी आ गया कि इस लाइन पे पहले क्या एक्ट हो रहे थे, दोनों तरफ से फोर्स। दूसरा ये भी आ गया कि जब आप किसी सोप फिल्म को कंसीडर करेंगे तो इट विल ट्राई टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। पहले एरिया ज्यादा था, जैसे हमने एक तरफ का फोर्स दिया, यानी फोर्स हटा दिया, दूसरी तरफ जो फिल्म है उसने स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचा, दूर नहीं धकेला, अपनी तरफ खींचा इस फोर्स ने, और उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, मिनिमम। अगर स्ट्रिंग और बड़ी होती तो और कम हो जाता सरफेस एरिया। तो याद रखना, फ्री लिक्विड सरफेस will try to acquire minimum surface area. It will try to acquire minimum surface area, यानी minimum potential energy। तो इसलिए याद रखना, फ्री लिक्विड ड्रॉप जो भी रहेगा वो स्फेरिकल शेप में रहेगा, क्योंकि अलग अलग शेप के अगर आप कंसीडर करेंगे तो जो स्फेरिकल शेप है उसका सरफेस एरिया मिनिमम रहेगा। इसीलिए जो भी फ्री लिक्विड ड्रॉप है जो हवा में है, इट इज एग्जैक्टली इन स्फेरिकल शेप। अब इसके आगे लेते, ये है नहीं एक्सपेरिमेंट, घर पे करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज समझा दिया कि इस लाइन पे फोर्स एक्ट हो रहा था दोनों तरफ से, जैसे हमने सरफेस टेंशन में देखा था, और फिर जैसे एक तरफ की फोर्स दिया तो एक तरफ खींच लिया इस धागे को, एंड इट हैज ट्राइड टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। यहाँ ज्यादा था, यहाँ कौन सा सरफेस एरिया एक्वायर किया उन्होंने, मिनिमम सरफेस एरिया। तो ये जस्ट एक्सपेरिमेंट बताया है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अभी हमने दो डिफाइन किए चीजें, एक हमने डिफाइन किया था सरफेस टेंशन, और एक हमने डिफाइन किया है सरफेस एनर्जी। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, डिराइव द रिलेशन बिटवीन, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। ये एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, पहले एक डायग्राम बनाएंगे। एक मेटल वायर की फ्रेम है, वायर की फ्रेम ऐसी, अब ये तो फिक्स है, ये मूवेबल रॉड है, इसके ऊपर ये मूवेबल रॉड है,
ठीक है, तो नाम दे देते हैं उसको पी क्यू आर एस। ठीक है, तो देखो अरेंजमेंट कैसे है बता, वायर की फ्रेम है, वायर से बनी हुई, यानी वायर से ऐसा एक बना लो, ये ऐसा एक, ये ऐसा रेक्टेंगल एक तरफ से ओपन, और फिर ये मूवेबल रॉड पीएस ऐसा इस पे रख लो, और इसको डालो अब सोप सोल्यूशन में और बाहर निकालो। तो इसको अभी होल्ड करके रखा है, सोप सोल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ रेक्टेंगुलर सोप फिल्म बन जाएंगी। तो देखो, तो यहाँ बन गई सोप फिल्म, हम इसको शेड कर देंगे, सोप सोल्यूशन में डालना है, ऐसा लिखना है यहाँ, तो ये बन गई सोप फिल्म। समझ में आ रहा क्या किया है, डायग्राम यही बनाना है। ये ऐसा एक वायर की फ्रेम लेना है, जैसे ये बनाया हमने पी क्यू आर एस ऐसा, जिसमें पीएस मूवेबल है, पीएस मूवेबल है, बाकी फिक्स है, ये पूरी वायर की फ्रेम फिक्स है, ये ऐसे शेप की, और उसपे ये रॉड रख दिया। तो ये देखो दिख रहा रेक्टेंगल ये ऐसा, ठीक है। अब इसको सोप सोल्यूशन में डाल के बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ बन गई सोप फिल्म। और ध्यान रखना, जैसे हमने रिंग का बताया था, सोप फिल्म एक तरफ से भी दिखेंगी और दूसरी तरफ से भी दिखेंगी। तो सोप फिल्म इधर से भी है, सोप फिल्म इधर से भी है, दोनों तरफ से, इधर से भी देखेंगे तो है और इधर से भी देखेंगे तो है। सोप फिल्म दोनों तरफ है, सोप फिल्म दोनों तरफ है, मतलब फ्री लिक्विड सरफेस दो तरफ से। ध्यान दो, ये अरेंजमेंट सोप सॉल्यूशन में डाला तो यहाँ सोप फिल्म बन गई, ठीक है। तो यहाँ सोप फिल्म किसके कांटेक्ट में, एयर में, और इधर से देखेंगे तो भी सोप फिल्म दिखेंगी उसका दूसरा तरफ, तो यहाँ पे भी किसके कांटेक्ट में, एयर में, तो इधर से भी एयर में कांटेक्ट में, इधर से भी एयर में कांटेक्ट में है। जैसे अपना पेज, समझो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसको मैं पानी में नहीं, सोप सॉल्यूशन में डाल के बाहर निकालो, तो इधर भी सोप फिल्म दिख रही और इधर भी सोप फिल्म है। तो इधर वाला भी एरिया एयर के कांटेक्ट में है, इधर वाला भी एरिया एयर के कांटेक्ट में है, तो दोनों तरफ से फ्री लिक्विड सरफेस है, ध्यान रखना, वो काम आएगा हमारे। तो कंसीडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS where PS is movable, PS मूवेबल है, जिसकी लेंथ है समझो L, तो यहां लिख लेते हैं PS की लेंथ है L, जो मूवेबल है। अब हमने इसको सोप सॉल्यूशन में डाला, यहां बन गई सोप फिल्म। इसको यहां रखना है, रखने के लिए अगर आप इसको छोड़ देंगे PS को, तो मैंने पहले भी बताया है कि सोप फिल्म या कोई भी फ्री लिक्विड सरफेस है, इट विल ट्राई टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। तो ये क्या करेगा, हमने अभी इसको पकड़ के रखा है, जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे तो ये PS इसकी तरफ मूव होगा आगे आगे, यहाँ पे जब सरफेस एरिया कम, ये यहाँ पे आ गया तो इतना ही सरफेस फिल्म बचा, यहाँ पे आ गया इतना ही बचा, तो ये PS इधर की तरफ मूव होगा टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, बट हम इसको रोक के रखेंगे यहीं पे बाय अप्लाइंग फोर्स F। तो ये इधर खींच रहा फोर्स F से, और हम उसको वहीं रोक के रख रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स F। देखो समझ में आया, ठीक है। तो इट विल ट्राई टू एक्वायर, जैसे धागा, अभी हमने एक तरफ की सोप फिल्म फोड़ दिया था तो धागा दूसरी तरफ चला गया, तो अभी इधर तो सोप फिल्म नहीं है, इधर सोप फिल्म है, वो सोप फिल्म इस मूवेबल रॉड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी बाय फोर्स F टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम सरफेस एरिया, और हमको उसको रोक के रखना है, उसके अपोजिट में उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। यहां तक समझ गया कि देख लो पहले कितना, तो ऐसे ही लिखना है कि PQRS एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लो, उसके ऊपर एक PS मूवेबल रॉड है, इसको आप सोप सॉल्यूशन में डालो, तो सोप फिल्म दोनों तरफ से है, बैक साइड में और फ्रंट साइड में भी, ठीक है, वो समझ में है ना। ये मूवेबल रॉड है, इधर से भी सोप फिल्म दिखेंगी और दूसरी तरफ से देखेंगे तो भी सोप फिल्म दिखेंगी, दोनों तरफ से फ्री लिक्विड सरफेस है, इधर से भी एयर के कांटेक्ट में और इधर से भी एयर के कांटेक्ट में है, दोनों तरफ से। अब सोप फिल्म बन गई, आपने इसको होल्ड के रखे रखा है, जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो इधर वाला फोर्स तो हमने हटा दिया, मतलब ये फोर्स उसको अपनी तरफ खींचेगा QR की तरफ PS को, एंड इट विल ट्राई टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। अब हम उसको रोक के रखेंगे तो हमको उसके अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो यहां तक समझे, तो ये फोर्स का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं सरफेस टेंशन के हिसाब से। फॉर्मूला यहाँ देखो, P इज इक्वल्स टू F अपॉन L। पर यहाँ एक थोड़ा माइन्यूट चेंज कर रहे हैं,
तो लेंथ इधर से भी गिनना है और पीछे से भी। फिर से बता रहा, ध्यान दो, सोप सॉल्यूशन इधर से भी दिख रहा और इधर से भी दिख रहा, तो लेंथ लिखते समय यहां पे हमको एक्स्ट्रा फैक्टर, फॉर्मूला वही है फोर्स अपॉन लेंथ, पर लेंथ हम 2 बार काउंट करेंगे, एक सामने से एक पीछे से। तो ये थोड़ा सा चेंज याद रखो। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हमने क्या लिखा था, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो इस लेंथ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा इधर वाली डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो क्या कोशिश कर रहा है, टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, पर हमने उसको रोक के रखा है, उतना ही फोर्स अपोजिट में लगा के। अगर मैं ये फोर्स हटा दूं तो वो रॉड इधर शिफ्ट होगा एंड मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर होगा, पर हम उसको रोक के रखेंगे वहां पे, ठीक है। तो इस सरफेस फिल्म का इस रॉड पे फोर्स कितना है, P is equals to F upon L, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। पर फ्री लिक्विड सरफेस इधर से भी है पीछे से भी है, इसीलिए हम लेंथ 2 बार काउंट करेंगे। तो यहां लिखना फैक्टर 2 क्यों आया वहां पे, जबकि हमने पहले फॉर्मूला लिखा था तो वहां तो 2 लिखा नहीं था, पर यहां पे फैक्टर 2 इसलिए आया है क्योंकि free liquid surface is from front side also and from the back side also। ध्यान रखो, इधर से भी एयर के कांटेक्ट में है वो फ्री लिक्विड सरफेस और इधर से भी एयर के कांटेक्ट में। सोप फिल्म आपको इधर से भी दिखेगी, आपको इधर से भी दिखेगी। रिंग जब फूंक मारने के लिए लेते तो देख के नहीं, ऐसे भी रखो या घुमा के भी करेंगे, दोनों तरफ सोप फिल्म है। सेम यहाँ पे इधर से भी सोप फिल्म है और इधर से भी सोप फिल्म है, इसीलिए दोनों तरफ फ्री लिक्विड सरफेस है, इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है, इधर से भी इधर से भी, इसलिए हमने लेंथ 2 बार काउंट किया है। तो यहां लिखना फैक्टर 2 अराइज because the free liquid surface is on the front side also and on the back side also। फ्री लिक्विड सरफेस है ना जो एयर के कांटेक्ट में, इधर वाला भी सरफेस एयर के कांटेक्ट में है सोप फिल्म का, और इधर वाला भी सोप फिल्म का सरफेस एयर के कांटेक्ट में है। तो आपने ये अरेंजमेंट लिया, सोप सॉल्यूशन में डुबा के उसको वापस निकाला, तो सोप फिल्म इधर से भी दिख रही और इधर से भी दिख रही, इसीलिए हमने लेंथ को डबल किया। सो F कैन बी रिटन एज P into twice L। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। देखो आगे चलते नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब हमारे को सरफेस एनर्जी लाना है, मतलब वर्क डन लाना पड़ेगा। तो इस रॉड को हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उस रॉड को यहां तक लेके आएंगे थ्रू डिस्टेंस dx। अब डिस्प्लेसमेंट इतना कम है, फोर्स वेरी होगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट इतना कम ले रहे कि फोर्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा, कांस्टेंट। तभी आप फॉर्मूला लगा पाएंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। dx इज द वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो जो फिल्म यहां तक थी हमने थोड़ा आगे बढ़ा के उस फिल्म को यहां तक बना दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। तो यहां लिखते हैं dx इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब उसके लिए वर्क डन निकालेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा सोप फिल्म का एरिया हम लोग बढ़ा सकते हैं। रिंग में या हाथ में ऐसे सोप सॉल्यूशन बनाए, फूंक मारो तो देखो बबल कितना बड़ा बनता, सरफेस एरिया बढ़ सकता, फ्लेक्सिबल है वो। तो हम यहाँ सोप फिल्म को आगे खींच रहे विद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx और ये एरिया बढ़ गया, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा। सो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है dx। फोर्स की वैल्यू डालो P इंटू ट्वाइस L, ये लिखा हुआ आता है इंटू dx, ये फोर्स इंटू dx। अब ध्यान से देखो, ये जो हमने एरिया बढ़ाया है वो कौन से शेप का है, रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ है L और ब्रेथ है dx। तो चेंज कितना हुआ है एरिया, अगर किसी ने पूछा तो एरिया कितना बढ़ा है ना हमने, इतना एरिया बढ़ाया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, बट हम साथ में लेंगे फैक्टर 2। यहां पे भी फैक्टर 2 क्यों आएगा वो समझना। देखो क्या हुआ है, हमने यहां से यहां तक बढ़ाया, तो हम जब यहां से यहां तक मूव करेंगे तो पीछे वाली सोप फिल्म भी उतना ही एरिया बढ़ा हुआ है जितना सामने वाली सोप फिल्म का है, यानी इतना एरिया अगर सामने से बढ़ा है तो इतना ही एरिया बैक साइड में भी बढ़ा है। इसीलिए किसी ने पूछा चेंज इन एरिया, ये है चेंज इन एरिया dA, यानी एरिया कितना बढ़ा है, चेंज कितना हुआ है, तो ये इतना एरिया चेंज हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मगर इतना ही सामने से और इतना ही पीछे से। तो एक एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ और पीछे से और बड़ा है इसलिए 2। तो अब ध्यान से देखो फॉर्मूले में 2 गया, L गया और इंटू dx ये गया,
तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू टी इंटू डी ए। देखो यहां तक समझा। तो हमने पहले ही बोला था कि जब मॉलिक्यूल आप सरफेस पे लाएंगे तो जो वर्क करना पड़ेगा वो रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी मतलब सरफेस एनर्जी। तो दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू सरफेस एनर्जी। इट इज इक्वल्स टू ये टी वैसे और इनटू डी ए, डी ए ब्रैकेट में रखिए। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, जो चाहिए था, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ये है सरफेस टेंशन, सॉरी सरफेस एनर्जी, और ये है सरफेस टेंशन, दोनों का रिलेशन आ गया। सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू टी इंटू डी ए। देखो ठीक है, देख लो ये हो गया रिलेशन, 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो ये डायग्राम और इतना डेरिवेशन लिखना पड़ेगा, 2 मार्क के लिए आएगा, छोटा सा ये। आप सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी अपॉन में एरिया। तो ये भी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है। जैसे ये था, तो इस पर से हमने यूनिट लिखा था सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर, तो इस पर से सरफेस टेंशन का यूनिट लिख सकते हैं जूल पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज आल्सो यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, जैसे ये था। तो दोनों इक्वेशन पर से याद रखो। डिराइव द रिलेशन आया तो यहीं तक लिखना है, वो आगे लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने बताया सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। तो सरफेस एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जूल और एरिया का मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट है सरफेस टेंशन का। यहां से आएगा न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन पर मीटर, और यहां से आएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों भी यूनिट सरफेस टेंशन के हैं, ध्यान रखो। सो ये 2 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो याद रखना, इसमें फिल्म दोनों तरफ से, फ्रंट से भी और बैक से भी। तो सोप फिल्म, सोप सॉल्यूशन में डाला है ना इसको, तो सोप फिल्म इधर भी बनेगी, फिर से बता रहा हूं, देखो यहां पे भी सोप फिल्म है, पीछे भी सोप फिल्म है, इसीलिए यहां पे फैक्टर 2 आया था। अब जब एरिया बढ़ाएंगे तो सामने से भी एरिया बढ़ेगा और पीछे से भी एरिया बढ़ेगा, तो दोनों तरफ से एरिया बढ़ा, इसीलिए यहां पे भी फैक्टर 2 लिया था। तो वो 2 फैक्टर क्यों था वो देखना। और ये यूनिट याद रखो न्यूटन पर मीटर, और दूसरा यूनिट है जूल पर मीटर स्क्वायर, यहां से। तो इतना देखो पहले। So this is the relation between surface tension and surface energy, नोट कर लेना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, 2 मार्क के लिए, अच्छे से देख लो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। अभी जो रिलेशन डिराइव किया ना, उस पर कुछ फॉर्मूले बता रहा है, ये नोट्स में नहीं है पर इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा है। ये फॉर्मूले आप लोगों ने नोट्स में नहीं है, ना टेक्स्ट बुक में है, पर इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आप लोगों ने ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लेना है। जो अभी रिलेशन लिया ना उस पर ही बना रहे हैं। तो पहला देखो, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप बना रहे हैं। लिक्विड ड्रॉप में क्या होगा, अंदर तो लिक्विड है, ठीक है, स्फेरिकल शेप, हवा में है समझो, और बाहर उसके है एयर। तो एक ही तरफ से फ्री लिक्विड सरफेस है, अंदर से लिक्विड है, ध्यान रखना। सो अगर लिक्विड ड्रॉप बनाना है हम लोगों को, तो वर्क डन का फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किया था, सरफेस एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल्स टू टी इंटू डी ए। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू टी इंटू इसका एरिया, एरिया ऑफ दैट स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो वर्क डन पूछा, इन फॉर्मेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, टी इंटू डी ए। अभी जो डिराइव किया था, इसकी जगह हमने सरफेस एनर्जी लिख दिया था, पर वर्क डन ही रखेंगे अभी, वेयर आर इज द रेडियस। इसको वैसे आर इज द रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड एरिया इसके जैसे, फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल, दोनों में क्या फर्क है देखना।
अब हम क्या बना रहे हैं, सोप बबल बना रहे हैं। ये लिक्विड ड्रॉप बनाया था पहले हमने, तो हमको फॉर्म करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ाना है मतलब वर्क डन। अब सोप बबल आप लोगों ने बनाया होगा ना, ये सोप पे फूक मार के हम उसका बबल बनाते हैं, बस वही लॉजिक है। तो ये है सोप बबल, हॉलो है, अंदर से भी एयर कांटेक्ट में है, बाहर से भी एयर कांटेक्ट में है। अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, हॉलो है, ध्यान रखो। तो दो फ्री लिक्विड सरफेस है, इधर भी और इधर भी, और थिन लेयर है। तो अब वर्क डन का फॉर्मूला यही लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू टी इंटू डी ए। सो टी इंटू एरिया, स्फीयर ही है, ये भी स्फीयर ही था, तो यहाँ आएगा 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ दैट स्फीयर। बट अब यहाँ पे फैक्टर लेना है 2 फैक्टर इसलिए आएगा क्योंकि एयर बाहर से भी कांटेक्ट में है, एयर अंदर से भी कांटेक्ट में है। अंदर से ये सोप बबल हॉलो है, ठीक है, जबकि ये अंदर से हॉलो नहीं था, इसके अंदर लिक्विड है, तो एयर सिर्फ बाहर से कांटेक्ट में थी, इसलिए हमने एक ही सरफेस एरिया लिया है, बाहर वाला। अब इसमें अंदर वाला भी सरफेस एरिया काउंट करना पड़ेगा, इसीलिए फैक्टर आया 2। तो यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा T इंटू 4 टू 8 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट यही लिखेंगे हम लोग, पर कैसे आया वो बता दिया यहाँ पे ही। तो फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप, अगर लिक्विड ड्रॉप बनाना है तो वर्क डन इतना करना पड़ेगा, अगर सोप बबल बनाना है तो वर्क डन इतना करना पड़ेगा। तो ये नोट करो और बताओ, ये नोट डाउन कर लो बेटे, ये न्यूमेरिकल में आएंगे। आप न्यूमेरिकल में काम आने वाले ये फॉर्मूले, फिर टाइम पे फिर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो ये बताएंगे नहीं। तो अभी तक का जो बताया वो नोट्स में है, पर ये फॉर्मूले नोट्स में नहीं है, तो फिर इसमें हेडिंग डालना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर की, टॉपिक का नाम सरफेस टेंशन, और ये फॉर्मूला डायग्राम बना देखो, ये फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ भी एक देते थर्ड वाला, देखो थर्ड, increasing the radius of soap bubble, सोप बबल की क्या इंक्रीज करना है, रेडियस इंक्रीज करना है। तो पहले एक सोप बबल बना हुआ ही है, आप लोगों ने बहुत सारे शोज देखे होंगे ऐसे, पहले एक बबल बनाते उसके अंदर स्ट्रॉ डाल के, या तो और हवा डाल सकते उसमें, या उसके अंदर एक और बबल भी बना सकते हैं, ऐसे शो में दिखाते हैं, देखना। तो आप रेडियस इंक्रीज कर सकते, हमने सोप बबल को बड़ा करके, इनिशियल रेडियस है R1 और R2 है फाइनल रेडियस, तो इसके लिए वर्क डन क्या लगेगा, ये था फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल। अब हम लिख रहे हैं इंक्रीजिंग द रेडियस, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वर्क डन रहेगा T इंटू 8 पाई, यही वाला ले रहे हैं, पर रेडियस चेंज हुई है, कहां से कहां तक, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, फाइनल ये इनिशियल। तो इसका वर्क डन और इसका वर्क डन अलग अलग लिखना है, तो बता देता, इसका वर्क डन आएगा, वर्क डन ऑफ द फर्स्ट T इंटू 8 पाई R1 स्क्वायर, इसका वर्क डन आएगा सेकंड के लिए T इंटू 8 पाई R2 स्क्वायर। यानी ये अगर बबल बनाएंगे सोप बबल तो इतना वर्क डन, ये बनाएंगे तो इतना वर्क डन, पर पहले से इतना बना हुआ है, यहां से यहां तक जाना है, तो इन दोनों वर्क डन को माइनस कर दो, तो कॉमन क्या निकलेगा, T निकलेगा कॉमन, 8 पाई निकलेगा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा फाइनल R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो। और बता रहे तो पहले ये देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, बता दिया कैसे है, याद रखो। इसको अलग बनाएंगे तो इसका वर्क डन निकालो, इसको अलग बनाएंगे उसका वर्क डन, पर ये पहले से बना हुआ है, यहां से यहां तक जाना है, तो इसका वर्क डन माइनस इसका वर्क डन कर देंगे, तो वर्क डन मिल जाएगा इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द सोप बबल फ्रॉम R1 टू R2। देखो ये बेटा ना टोटल नोट करना ये सारे फॉर्मूले।
काम आएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नहीं दिख रहा हो ना तो मैं पढ़ रहा समझना उसको। वर्क डन इन ब्रेकिंग अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इनटू n स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में यानी ड्रॉप्स में डिवाइड करना है, ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो पहले हमारे पास बड़ा ड्रॉप है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसको हमको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड करना है। तो कितने ड्रॉपलेट्स है? n ड्रॉपलेट्स, और उनकी रेडियस है हर एक की स्मॉल। तो ध्यान रखना, जब आप किसी, जैसे मान लो ये एग्जांपल बताया था, एक क्यूबॉइड है, अभी इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये और ये इतना ही लेंगे। पर अगर इसको मैं ब्रेक कर दूं ऐसे, देखो, तो यहां से हमने इसको कट किया, यहां से हमने इसको कट किया, तो ये एरिया भी फ्री हो गए, यानी सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज। तो आप एक ऑब्जेक्ट को जितने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, सरफेस एरिया उतना ज्यादा ही बढ़ता जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि केमिस्ट्री में जनरली पाउडर यूज करते हैं, क्योंकि पाउडर यानी छोटे छोटे पार्टिकल है, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखो, जैसे आप इसको ब्रेक करेंगे सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा, यानी आप जब इस बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप्स में बढ़ाएंगे तो पॉइंट याद रखो, सरफेस एरिया क्या होगा? इंक्रीज। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ देख लो, पहले तो ये बंद था ना, ये एरिया कांटेक्ट में थे क्या एयर के? नहीं। और जब मैंने इसको कट कर दिया तो एक पीस देखेंगे तो पहले ये दो एरिया कांटेक्ट में थे, ये और ये, अब ये भी एरिया एयर के कांटेक्ट में आ गए। तो जितना आप छोटे छोटे इसमें डिवाइड करेंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया, जो फ्री सरफेस एरिया है, वो बढ़ते जाएंगे। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा, याद रखो, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा, तो सरफेस एनर्जी भी क्या होंगी? इंक्रीज। ये एरो मतलब इंक्रीज। ये फर्स्ट पॉइंट, सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एनर्जी इंक्रीज। थर्ड, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फिर इसका टेम्परेचर कम रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा। टेम्परेचर क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि वो हीट एनर्जी है, जैसे मैंने बोला ना पहले, इसका सरफेस एरिया कम है तो सरफेस एनर्जी भी कम है। अब आपको एरिया बढ़ाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी कहां से आएंगी? हीट से आएंगी। तो हीट एनर्जी कम होगी, इसीलिए टेम्परेचर भी कम होगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हीट इज एब्सॉर्ब, यहां पे लिख सकते हैं हीट इज एब्सॉर्ब। इसका एग्जांपल बता था, नाई के पास कटिंग कराने गए होंगे अगर आप लोग, तो उनके पास स्प्रे रहता है, तो वो स्प्रे करते हैं, तो भले ही गर्मी का सीजन हो, पानी उसमें थोड़ा गर्म ही होगा, पर जब वो स्प्रे करते तो बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, तो डेफिनेटली सरफेस एरिया बड़ा हो जाता। सरफेस एरिया बढ़ा तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब सरफेस एनर्जी बढ़ाने के लिए हीट एनर्जी सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती, यानी हीट क्या हो गई? एब्सॉर्ब। टेम्परेचर डिक्रीज, इसीलिए जब वो स्प्रे करते तो पानी हमको थोड़ा ठंडा लगता। तो ये पॉइंट याद रखना बेटा, फिल इन द ब्लैंक के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं इसका, ठीक है? तो ये लिखने के लिए नहीं आने वाला, फॉर्मूला जो फाइनल आंसर आएगा वो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, पर ये पॉइंट्स याद रखना। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो गई, वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई है सरफेस एनर्जी में, तो हीट कम हो गई तो टेम्परेचर भी कम, तो इनका टेम्परेचर कम रहेगा एज कंपेयर टू दिस ड्रॉप जो डिवाइड हुआ है। नाउ ध्यान देना, वॉल्यूम सेम रहेगा, जितना पानी यहां था उतना पानी वहां है, वॉल्यूम सेम। तो हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर ऑफ रेडियस r, इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, बट इनटू करेंगे n इनटू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, सॉरी स्मॉलर स्फीयर। तो ये तो एक ही है, तो इसका वॉल्यूम और ये छोटे वाले का एक का वॉल्यूम इनटू n, तो टोटल वॉल्यूम मिल गया, ठीक है? तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, एक ही है, इसीलिए यहाँ पे इनटू 1 चाहे तो लिख सकते हैं। ये कितने ड्रॉपलेट्स है? n, एक का वॉल्यूम है समझो 10, तो इनटू n है तो इनटू n करना पड़ेगा, ठीक है? वैसे यहाँ की है, ये है एक का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, ये भी एक ही स्फीयर का वॉल्यूम है, बट ये एक ही है जिसका रेडियस कैपिटल r है, पर स्मॉल r के कितने हैं? n,
तो वॉल्यूम के लिए इंटू एन किया, ये एक का वॉल्यूम है इंटू कर दिया एन, सो एन इंटू एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब इज इक्वल्स टू एन इंटू आर क्यूब, तो ये रिलेशन याद रखना, आर इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ले रहे, क्यूब रूट ऑफ एन इंटू स्मॉल, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल, क्यूब रूट को 1/3 लिख लो ऊपर या ऐसे भी लिख लो चलता। जब न्यूमेरिकल पे कैसा होगा, कभी कभी कैपिटल आर की रेडियस देंगे या स्मॉल आर की रेडियस दे देंगे, हमको कैपिटल आर निकालना है या स्मॉल आर निकालना है, तो हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखेंगे, r इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ n इनटू स्मॉल r, या r इज इक्वल्स टू क्यूब रूट की जगह n रेज़ टू पावर 1/3 अपॉन r लिख सकते हैं। तो मैं ये डायग्राम तो रहने दूंगा, ये मैं मिटा रहा हूं, पर ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे उसमें, तो ये इक्वेशन लिख लो भाई तुम यहां तक, और ये डायग्राम के नीचे वाला ये भी लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं ना, ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आने वाला, एग्जाम में लिखने के लिए क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये हम न्यूमेरिकल्स के लिए ले रहे हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स है, तो ये इतना नोट डाउन कर लो, ये भी नोट करो, डायग्राम बनाओ, इसको मिटा रहे हैं, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, वर्क डन का आंसर निकालना है, वर्क डन का भी हुआ नहीं है, ये कर लो पहले, इतना नोट डाउन करो फिर आगे चलते। तो देखना चेंज कर रहे हैं, तो ये हटा, तो रेडियस का रिलेशन ये डायरेक्ट याद रखना है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सिंगल स्मॉल इसका वॉल्यूम इनटू एन कर देंगे, टोटल वॉल्यूम बड़े वाले ड्रॉप की जितना ही रहेगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखो, वर्क डन का आंसर निकालते हैं, लिक्विड ड्रॉप का वर्क डन का फॉर्मूला हमने निकाला ये, सो वर्क डन स्मॉलर इसके लिए ले रहे T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और एक का है इंटू कर देंगे n, और वर्क डन अगर बड़े वाले का होता तो हम लिखते हैं T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको कैसे भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक ड्रॉप का है, इंटू n करना पड़ेगा क्योंकि ये n ड्रॉप, ये तो अकेला ही है ना, इसलिए इंटू 1 चाहे तो लिख सकते हैं। सो वर्क डन टोटल आ जाएगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इसको वर्क डन कितना लगेगा और इसका वर्क डन कितना था, दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कॉमन निकलेगा T इंटू 4 पाई ब्रैकेट में बचेगा n आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो अब वो रिलेशन डालेंगे, क्या था रिलेशन, r इज इक्वल्स टू n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल r, अभी जो डिराइव किया था हम लोग ने, तो वो यहाँ डाल देंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू T इंटू 4 पाई n इंटू r will be equal to r upon n रेज टू 1/3, यहाँ डाल दो इसकी जगह, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, r स्क्वायर अपॉन में है n रेज टू 1/3 की जगह वो हो जाएगा 2/3 माइनस r स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, ये हो गया r स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना है तो ये हो गया 2/3, तो ये देखो, तो ये मिटा देता अभी, ठीक है, ये भी मिटा देते, समझ में आया, r की वैल्यू डालना था, ये ऐसे लिख लिया, स्क्वायर करना था स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो ये हो गया। बस थोड़ा सा अरेंज कर लो, सो वर्क डन का फॉर्मूला P इंटू 4 पाई डिवाइड, अब आर स्क्वायर कैपिटल कॉमन निकल जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, ये n है, ठीक है, यहां सॉल्व करो देखो, और अपॉन में है n रेज टू 2/3, यानी ये n रेज टू 1 है और अपॉन में n रेज टू 2/3, ये 2/3 ऊपर जाके माइनस, तो 1 माइनस 2/3, तो ये बचेगा 3 1 3 माइनस 2 यानी 1/3, सो n रेज टू 1/3, n रेज टू 1/3 यानी क्यूब रूट ही है, और माइनस 1 कॉमन निकल चुका है आपको, ये फाइनल आंसर याद रखना,
तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फाइनल आंसर हम लोग यूज करेंगे। ये लिखने के लिए नहीं आने वाला, फाइनल आंसर भी याद रह गया तो काफी है। तो कैसे आया वो बता दिया। अब कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होगा, स्मॉल आर की वैल्यू दे देंगे, पर हमारे पास तो फॉर्मूले में फाइनल कैपिटल आर है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इससे निकाल लेंगे r इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ n इनटू स्मॉल आर दिया रहा तो इसमें डाल के कैपिटल आर निकाल लेंगे। नंबर ऑफ जो ड्रॉपलेट्स बनेंगे वो क्यूब रूट आराम से निकल जाएगा, जैसे यहाँ होगा 8 2 का क्यूब, फिर 125 5 का, तो ऐसे ही नंबर आएंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो स्मॉल आर दिया रहा, कैपिटल आर निकालना है तो ये फॉर्मूले से निकाल लेना, और फिर वर्क डन डायरेक्ट ये फॉर्मूले से निकाल लेंगे। T इज द सरफेस टेंशन, ये 4 बाय r स्क्वायर इन ब्रैकेट n रेज़ टू 1/3 माइनस 1, तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ये नोट डाउन करो, ये न्यूमेरिकल है इसमें टेक्स्ट बुक के पीछे, और हम भी लेने वाले हैं। ये फॉर्मूले याद रखना है, वहां पे टाइम पे समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी बता दिया कैसे आया, तो ये नोट डाउन करो। ठीक है, ये नोट डाउन किया आप लोग, ये मिटा समझे। अब रिवर्स भी आ सकता, रिवर्स भी क्वेश्चन आ सकता। अभी क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ समझा देता। उल्टा भी हो सकता कि n स्मॉल ड्रॉपलेट्स लिए है, उसको कंबाइन करके आपको एक बड़ा ड्रॉप बनाना है। तो n छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स लेने हैं, उनको कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाना है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। रिवर्स प्रोसेस है तो वर्क डन उतना ही लगेगा, पर चेंज क्या हुआ बता दो। अगर आप n स्मॉल ड्रॉपलेट मिला के एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ है, इनका ज्यादा था इसका कम हो गया। यहां हमने जैसे लिखा था उसका उल्टा लिख रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड, सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ है तो सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज होगी। अब सरफेस एनर्जी डिक्रीज हुई है तो वो कहां गई, तो वो कन्वर्ट हुई हीट में, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, बिकॉज हीट इज इवॉल्व। हीट इवॉल्व होंगी, यहाँ पे टेम्परेचर इनका कम था, इसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। जब वो ड्रॉप कंबाइन होंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट इवॉल्व होगी, टेम्परेचर इंक्रीजेस। वहां ये दोनों इंक्रीज थे, ये डिक्रीज था, तो वही फॉर्मूला यही लगेगा। रिवर्स भी आया तो, और फिल इन द ब्लैंक में ये याद रखना क्या होगा। जब आप n ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो वर्क डन इन ब्रेकिंग की जगह work done in combining n small droplets of radius small r into big drop of radius capital R. So work done in combining n small droplets of radius small r into a big drop of radius capital R. ठीक, वही होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला यही यूज करेंगे हम लोग, और ये भी रिलेशन उसमें सेम वैसे ही रहेगा, r is equals to क्यूब रूट ऑफ n into small r, रिलेशन रेडियस का और वर्क डन यही। पर ये याद रखना, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, आप यहाँ ज्यादा है ऐसा ड्रॉप बना लेंगे कंबाइन करके, सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ यानी सरफेस एनर्जी डिक्रीज हुई, तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। हीट में कन्वर्ट हो गई यानी टेम्परेचर वापस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये भी क्या फॉर्मूला यही है, तो चाहे वो कंबाइन करो या ब्रेक करो सेम ही रहेगा। पर फिल इन द ब्लैंक में कहीं आया कि क्या हो रहा, तो ये चीजें याद रखना। पहले वाले में हीट एब्जॉर्ब हो रही थी और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, या हीट इवॉल्व हो रही और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा। फर्स्ट वाले में सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा था, सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज हो रही थी, तो वो लिख ही दिया था, याद रखना। यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं, एन ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करके बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। फॉर्मूले वही यूज होंगे पर थ्योरी में ये याद रखना। तो ये लिखने के लिए नहीं आने वाला क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक में भी आ जाए, न्यूमेरिकल में काम आएगा हमारे, इसलिए भी लिखा गया, नोट डाउन कर लो। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो वो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे।
फॉर्मूले जो बताए हैं वो लिखने के लिए एग्जाम में नहीं आएंगे, क्वेश्चन जैसे लिखे वो नहीं आने वाले, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी तक लिया है आज। उसके बाद जो मैंने फॉर्मूले लिखा के दिए हैं वो न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आने वाले हैं, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला जो था रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, उसी पर से ये फॉर्मूले बनाए हैं हम लोगों ने। तो फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में, या फिल इन द ब्लैंक में आ जाए, पर न्यूमेरिकल्स में है, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूले वापस लिखाने का काम नहीं पड़ना चाहिए, तो एक बार अच्छे से नोट डाउन करना, फेयर में नोट करके रखना है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।